नमस्ते, आदाब, जोहार दोस्तों। मैं यथार्थ हैशटैग काम की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आजाद फाउंडेशन और मेन इंगेज द्वारा चलाया जा रहा ये कैंपेन में हम अनपेड केयर वर्क में लड़कों और पुरुषों की भागीदारी को लेकर अलग अलग मंचों पर चर्चा करते हैं। प्रवाह भी इस कैंपेन का एक पार्टनर है और आज हम इसमें सक्रिय रूप से युवाओं के जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। काम काम जो हम सब करते हैं इस दुनिया में, हर कोई किसी ना किसी काम को करता ही है। बट ये काम बड़ा ही दिलचस्प है। जब हम काम की बात करते हैं तो लोगों को काम के आधार पर बांट दिया गया है, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, जीवन जीने का तरीका हो या उनका जेंडर। एक जाति एक काम करेगी, एक तरह के लोग एक काम करेंगे, एक लिंग के लोग एक काम करेंगे। अगर किया तो तारीफ, वरना ताने। अक्सर देखा गया है कि सबसे निचले दर्जे का काम घर के काम को कह दिया जाता है। इसमें ना पैसे हैं, ना छुट्टी मिलती है, ना सिक्योरिटी है और ना ही कोई इंश्योरेंस। हाँ, एक चीज है, काम जिसको वो मिलेगा वो उस काम को करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई रिटायरमेंट भी नहीं है। और क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आप महिला हो तो ठीक है, आपको ये काम मिल जाएगा। पुरुष हो तो आपको इस काम से छुट्टी मिल सकती है। आज की बातचीत थोड़ा सा इस काम के ऊपर ही होगी। और इसी बातचीत के लिए मेरे साथ आए हैं दीपक। ये दीपक पिछले 10 वर्षों से परफॉर्मेटिव आर्ट्स कर रहे हैं। वो थिएटर के प्रैक्टिशनर हैं और अलग अलग जगहों पे उन्होंने थिएटर के माध्यम से काम किया है। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई से सोशल वर्क में मास्टर किया है और इसके बाद 3 साल तक प्रवाह में काम भी किया है। दीपक पिछले 5 वर्षों से थिएटर ऑफ द ऑपरेस, टोटो जिसे भी कहते हैं, का उपयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो जेंडर, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, जलवायु न्याय, संविधान के अधिकार और मूल्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं। और इसके अलावा दीपक ने पिछले 2 साल से एक कश्मकश टोटो नामक एक थिएटर ग्रुप की स्थापना भी की है। तो दीपक, आज की बातचीत शुरू करते हैं। आजकल हमने देखा है कि कितने समय से कई सारे पुरुष महिलाओं के मुद्दों पे जुड़ रहे हैं, एज अ सहयोगी, एज अ एलाय बनकर। और शायद बदलाव आ भी रहा है, हम्म लेकिन थोड़ा सा आपसे जानना हम्म चाहूंगा कि आप कैसे अलाय बने, और आपने कब फैसला लिया कि आप महिलाओं के मुद्दों के ऊपर या जेंडर के मुद्दे के ऊपर काम करना चाहेंगे। शुक्रिया यथार्थ। इतना काइंड इंट्रोडक्शन के लिए। जो ये मुद्दा है वो काफी, आपने भी जिस तरीके से इसको बताया, और मेरे लिए भी ये मुद्दा काफी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में, और बहुत महत्व रखता है। मेरे बचपन से ये शुरुआत होती है, क्योंकि सबसे पहले जेंडर या जेंडर से किसी भी रिलेटेड चीज की जो इंसान का इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो तो घर में ही, घर से शुरू होता है। तो जब मुझे इस चीज के बारे में समझ होने लगी, जब मैं थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा, 10-12 साल का हुआ, तो मुझे घर में दिखने वाली हिंसा होती है, और जो कई बार नहीं दिखने वाली हिंसा होती है, वो देखने को मुझे बहुत वो देखकर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और वो सिर्फ घर की हिंसा तक सीमित नहीं था, वो हर तरीके की हिंसा तक सीमित था। और ऐसे एक लड़का जो बिहार से आता हूं मैं, और बिहार जैसे समाज में एक लड़का जब बड़ा होता है, तो वो किस तरीके से हिंसा को देखता है, वो बहुत अलग अलग तरीके से हिंसा को मैंने देखा था। और ज्यादातर वो हिंसा जातिगत थी, बहुत हद तक वो धार्मिक भी थी, और वो बहुत हद तक जेंडर वाला भी था। और जेंडर वाला मेरे सबसे पास था। लैंगिक हिंसा मेरे सबसे पास थी, घर में थी, घर के आसपास थी, लेकिन वो देखने में मुझे सबसे ज्यादा वक्त लगा। क्योंकि उसमें कई बार ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो आपके दुनिया में आने के स्रोत होते हैं, मतलब आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग, हम्म। आपके संबंधी लोग, जो जिनके आसपास आप पड़े होते हैं। और जब वो इस तरीके की हिंसात्मक घटना या हिंसात्मक व्यवहार जो उनमें होता है, वो जब निकल के आता है, तो वो अ, मुझे लगता है कि समझ से पहले शौक लगता है। क्योंकि हम्म। आपको लगता है कि अरे, ये मारपीट वाली चीज या फिर बहस वाली चीज, या एक दूसरे को तेज आवाज में
बात करना, गाली देना, ये तो मैं बाहर देखता था, ये तो मैं फिल्मों में देखता था, ये मेरे घर में कैसे है? तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि क्या मैं भी, मुझसे भी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं भी बड़े होकर इन्हीं तरीके के रोल्स को लूं, या मुझसे ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं इसको नॉर्मल समझूं। तो वो नॉर्मल समझने में मुझे बहुत ऐसे, बहुत हिचकिचाहट होती थी। मैं और मेरा छोटा भाई भी है मेरे घर में, तो मैं और मेरे भाई बहुत समय तक हम बचपन में ये बात करते रहते थे। और मुझे जो समझ आया कि उस मेरे बढ़ती उम्र में मेरा, मेरे घर के पुरुषों से जो थोड़ी सी दूरी हुई थी, एक जो दूरी आई थी मेरे पिता से हो जाए, या मेरे दादाजी से हो जाए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से हो जाए, वो दूरी अब जाके मुझे समझ आती थी कि काफी जायज है, क्योंकि मैं उन्हें एलियन जैसा देखने लगा था कि अरे ये लोग हैं जो हिंसा करते हैं, और ये मेरे हिंसा करने से पहले और हिंसा करने के बाद भी मेरे बाप दादा ही रहेंगे। तो हम्म। वहां से ये जर्नी कहीं ना कहीं वो अंदर की एक, अंदर की एक पशोपेश था, कश्मकश थी, अंदर की कश्मकश, जो पहली बार निकल के आई आई थिंक जब मैं कॉलेज में था। और कॉलेज में हमारे, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में, वहां पर ही एक घटना हुई थी, एक गैंग रेप जैसी एक घटना हुई थी। और उससे, उस घटना से बहुत प्रभावित होके हमारे कॉलेज के जो थिएटर ग्रुप था जिसका मैं भी पार्ट था, उन्होंने ये कोशिश की कि हम इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे, और युवाओं से, कि युवा लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि जब कुछ ऐसी घटना होती है ना, तो लोग अक्सर इस घटने को एक साइलो में डालने की कोशिश करते हैं कि ये घटना जो है वो समाज से कहीं अलग घटित हुई है, समाज का इन जैसे लोगों से या इन जैसे घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग शायद इसको अलग समझते थे, इसलिए हमारा जो ग्रुप था उसका नाम था #अगेंस्ट रेप कल्चर। तो हम्म। हमने रेप को एक कल्चर के जैसे देखने और समझने की कोशिश की थी, कि क्या ये घटना सच में एक साइलो में है, एक इंडिविजुअल घटना है जो समाज के अंदर से नहीं निकली है, या क्या ये समाज के ही अंदर के डाले गए कई तरह के व्यवहारों से निकली है, कि क्या ये ऐसी बात से निकली है कि जो छोटी छोटी हिंसात्मक घटनाएं हैं जिसको समाज आंख बंद कर लेता है, जिस पे ध्यान नहीं देता है, और अचानक से जब एक गैंग रेप होता है, एक बहुत बड़ा बलात्कार का, एक बहुत हीनियस क्राइम होता है, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं और सब ऐसे कि कुछ करना है, ये कैसे हो गया, ये इतना अमानवीय कैसे है। तो हम उसको अमानवीय को ही हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, और वहां से ये मेरा इंटरेस्ट बहुत जगह जेंडर जैसे मुद्दों पे और सामाजिक मुद्दों पे। फिर कुछ दिन और के बाद मुझे टिस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, और मैंने सोचा कि जो काम हम ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ, वो क्या हम एक संस्थागत अम, शिक्षा लेकर और संस्थागत एक्सपीरियंस लेकर क्या उस काम में और बेहतर मैं कर सकता हूँ। और तब जाके मेरी ऐसी समझ बनी कि आई थिंक मेरा फेमिनिज्म वो होगा, मैं एक बेहतर एलाई तब बनूंगा जब मैं शायद अपने जैसे और लड़कों के साथ, अपने जैसे और मर्दों के साथ खुद की अकाउंटेबिलिटी समझना और उनको अकाउंटेबल ठहराने की एक पहल में कहीं ना कहीं शामिल होऊंगा। हमने सर शायद बहुत सही चीज कही कि अक्सर बहुत ही छोटी उम्र में भी हमको पता चलता है, और अक्सर क्या हमेशा हमारे आसपास हम्म हम देख पाते हैं ऐसे हम्म वायलेंस होते हैं। और मुझे याद है जब मैं छोटा था, तब से मैंने देखा है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, और मैं कम्युनिटीज की बात कर रहा हूँ, समुदाय की बात कर रहा हूँ, अक्सर क्या होता था कि महिलाएं ही एक हम्म जगह बैठ के उसके ऊपर कुछ चर्चा कर पा रही होती थी या बातें करती थी। और देखा भी है कि हम्म ऐसे हम्म कम्युनिटी में जब छोटे गांवों में जाएंगे आप तो, और सेशन लेने जाएंगे, हम दोनों तो जानते हैं कि सबसे पहला कोहर्ट जो बनता हम्म है वो लड़कियों का होता है, कि लड़कियों से बातचीत करेंगे हम्म और वहां से शुरुआत हम्म करेंगे। जो शायद अब थोड़ा हम्म सा ब्रेक भी हुआ है कि अब लड़कों को भी हम्म इस बातचीत का हिस्सा बनाया जा रहा है। आ, ये पॉडकास्ट उसका एक सबूत है जहाँ हम्म पे दो पुरुष आके इस पे बातचीत कर रहे हैं। हम्म बट दीपक, आपसे जानना चाहूंगा कि हम्म आपके अनुभव कैसे रहे, हम्म मतलब आपने जब काम किया और आपने कई सारे लोगों के साथ काम किया है जो अलग अलग जेंडर से आते हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज से आते हैं। तो हम्म। जेंडर पे काम करते समय किन किन बिल्कुल। के साथ काम करना बहुत जरूरी है, और क्या सिर्फ महिलाओं तक ही वो सीमित रहेगा या हम्म उससे भी आगे हमें पढ़ना चाहिए? तो थोड़ा सा अगर आप उस पर बात कर पाए। आई थिंक मुझे मुझे भी इस बात में, मतलब आपके सवाल में भी बहुत सारे जवाब हैं, तो मैं उससे ही निकालना चाहूंगा कि कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर
जेंडर्ड वायलेंस जिसको हम बोलते हैं, वो जो है ना, वो एक एक स्ट्रक्चरल समस्या है। मतलब हम्म। पेट्रियार्की उसका एक आधार है, लेकिन वो पेट्रियार्की भी सब जगह, कास्ट में, क्लास में, रिलीजन में, रीजन में, लैंग्वेज में, वो हर जगह पेनिट्रेट करता है। और जब उसके रिसीविंग एंड में जब लोगों के आने की बात होती है, तो रिसीविंग एंड में अक्सर वही लोग रहते हैं जो इन सब चीजों में शोषित हैं। तो हम्म। जरूरी नहीं है कि हम महिलाओं की बात करें, और महिला कोई होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, है ना। हम्म। महिला एक मतलब इतना डाइवर्स ग्रुप है कि हर तरीके की महिला। तो जब हम्म। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम करना शुरू किया खासकर, तो मैंने जब काम करना शुरू किया, तो सबसे पहली संस्था जो थी जिनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, तो वो थी मावा, मेन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज। तो मुझे भी बड़ा ऐसे वो ऑर्गेनाइजेशन ही काफी फैसिनेटिंग लगे कि वो मैस्कुलिनिटी को और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को और पेट्रियार्की का जो मर्दों पे प्रभाव पड़ता है, उसको मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखना चाहती थी। तो मेरे लिए हम्म। काफी इंटरेस्टिंग था कि अच्छा, मतलब पेट्रियार्की एक मेंटल हेल्थ इशू है। जब मैं उनके साथ काम करने लगा, तो उन्होंने बताया कि कैसे मर्द जो अपना इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, उसके एक्सप्रेशन को जो इतना दबा के रखते हैं, वो कैसे एक न एक समय बाद वो मेंटल हेल्थ इशू में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मर्दों के साथ काम करना है, तो मैं शुरुआत करता हूँ इनसे कि क्या इनके पास कोई ऐसा स्पेस है जहां ये वनरेबल हो सकते हैं। हम्म। मर्दों के पास कौन से मर्द, जैसे ही कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी महिला मित्र के साथ बहुत ही वनरेबल क्यों हो जाता है, और वो वनरेबिलिटी, सेम वनरेबिलिटी अपने पुरुष मित्रों के साथ कभी शेयर नहीं करता है। तो मैंने काम करने की शुरुआत की कि क्या हम ऐसा स्पेस जनरेट कर सकते हैं, क्या हम ऐसा स्पेस जनरेट कर सकते हैं कि पहले तो मर्द, एक लड़का जो मर्द बनने की एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टिंग करना हटा के एक बार वो खुद क्या है, क्या महसूस करता है, उसको एक बार सामने ला के देखे। इसी से बस थोड़ा सा मेरे दो सवाल हैं, और आपने की बात करी है। एक तो मैं तो इस शब्द को जानता हूँ, लेकिन शायद हमारे ऑडियंस ना जानते हो। इफ यू कैन जस्ट हम्म। एक्सप्लेन व्हाट पेट्रियार्की इज, पितृसत्ता क्या हम्म। होता है, क्योंकि हमने कई बार उस शब्द का इस्तेमाल कर लिया है। और दूसरा, हम्म। ये जो स्पेस की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे पुरुष वनरेबल नहीं होता या फिर नहीं बता पाता या फिर अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, आपको क्या लगता है इसका हम्म। कारण क्या है? बिल्कुल, आई थिंक पहले तो पेट्रियार्की, पितृसत्ता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भले ही इसका वर्ड का जनरेशन, ओरिजिन जो है वो एक ऐसे फॉर्म के रूप में किया गया था जो पावर होल्ड करता है, पावर को मेन, और अपने जेंडर और अपने सेक्स को मेन आधार बना के दूसरे जेंडर्स पर पावर को एग्जर्ट करते हैं, पावर को दिखाते हैं। और उसके मीनिंग्स बहुत बदल रहे हैं, और मैंने मैंने यही इस जानबूझ के बोला कि शुरुआत कहीं और से हुआ था, शुरुआत सिर्फ मर्दों से हुआ था, लेकिन अब ये थोड़ा सा बहुत ही सब लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अब पितृसत्ता और पेट्रियार्की एक पावर स्ट्रक्चर बन चुका है ना। और वो पावर स्ट्रक्चर कोई भी होल्ड कर सकता है, वो एक महिला भी होल्ड कर सकती है, एक सास भी हम्म। कर सकती है अपने बहू के ऊपर। तो लेकिन दूसरा सवाल जो आपने किया, कि किस तरीके से ये मर्द ऐसे स्पेस नहीं ढूंढ पाते हैं या नहीं बना पाते हैं जहां वो इमोट कर सकें, जहां वो इमोशनल हो सकें। तो उसके तो देखिए, मेरे हिसाब से जितने मैंने और लड़कों के साथ काम किया है, यंग लड़कों के साथ काम किया है, उसमें तो एक है कि ऐसे स्पेसेस हैं ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मर्द को ऐसे स्पेस की जरूरत नहीं होती है, यंग लड़कों को ऐसे स्पेस की जरूरत नहीं होती है, होती है, लेकिन वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं एक तरीके के नॉर्म और रोल को निभा रहे हैं। तो उसमें वनरेबल नहीं होना, इमोशंस नहीं दिखाना, और इमोशंस सिर्फ मुझे इस बात से भी बहुत ऐसे तकलीफ होती है कभी कभी कि इमोशंस नहीं दिखाना इन द सेंस कि सिर्फ हम रोने और गुस्सा और इन सब तरीके के इमोशंस की बात नहीं करते हैं। मैं तो ये भी समझता हूँ कि मर्द कुछ पॉपुलर कल्चर से इंस्पायर्ड तरीकों के अलावा मर्द को प्यार के भी तरीके दिखाने में बहुत दिक्कत होती है। कि मैंने खुद में ही अपने आसपास ही देखा है कि जब महिलाएं आपस में मित्र होती हैं, तो वो बहुत ही फिजिकल इंटीमेसी भी होती है उनमें, लेकिन मर्दों में एक तरीके की फिजिकल इंटीमेसी के लिए मर्द एक दूसरे से थोड़ा सा घबराते हैं। क्योंकि अगर ये परफॉर्मेंस का पार्ट है, जेंडर एक रोल प्ले है, एक रोल प्लेइंग हो रही है जेंडर की, तब तो फिर अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं मेरे से इंस्पायर्ड होकर मेरा छोटा भाई भी करेगा, या शायद मेरा बच्चा भी करेगा, या फिर कोई और छोटा बच्चा जो मुझे कुछ समझता है, रोल मॉडल जैसा देखता है, वो भी करेगा कि ओ, ये भैया ऐसे कर रहे हैं तो शायद ऐसे ही करना होगा। तो उसमें भी से एक बात, जब मैं लोगों के साथ काम करता हूँ,
और जब ये करता हूँ तो मर्द इसमें एक दूसरे लाइन में चले जाते हैं, जब शेयर करना शुरू करते हैं ना अपने वनरेबिलिटी को, कि देखिए मर्द ही इतना सफर करता है, हम लोग को घर का ख्याल भी रखना पड़ता है, हमें पैसे भी कमाने पड़ते हैं घर के लिए, हमें ही सारे टफ जॉब्स करने पड़ते हैं, हम ही सब लोग हैं जो जंग पे जाते हैं, हम ही लोगों की सुरक्षा के जिम्मेदार होते हैं। तो इस चीज से ये भी मुझे एज ए चैलेंज बहुत फेस करना पड़ता है कि जब आप मर्दों को एक बैठाए ना उनसे बात करने के लिए, तो कई बार वो इस तरीके की बात करेंगे कि ओह, सबसे ज्यादा सफर तो हम ही कर रहे हैं, फेमिनिज्म की वजह से सफर हम ही कर रहे हैं, लेकिन वो ये घबराते हैं रिफ्लेक्ट करने से कि तुम्हारी चिंता के सवाल तो तुम भी उठाओगे ना। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं अगला जो आपसे सवाल पूछना चाह रहा था वो भी थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ ही है कि हम्म। जब हम अपने इस कैंपेन के बारे में बात करते हैं कि घर का काम सबका काम, अक्सर देखा गया है हम्म। कि पुरुष घर का काम नहीं करते हैं बिकॉज उसको बहुत फेमिनिन माना हम्म। गया है, घर के काम को ही फेमिनिन माना गया है। जबकि वो भी हम्म। एक बहुत महत्वपूर्ण काम है हमारी जीवन, जो हम जीते हैं जीवन शाला का, उसके अंदर हम्म। जितना जरूरी बाहर के काम करना है उतना ही जरूरी घर के काम करना है। बट इस अभियान के सोच जब लाए थे तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे इसको हम्म। ब्रेक करा जाए। तो हाँ। आपने इसके आसपास क्या देखा है, कैसे कुछ जॉब्स को ज्यादा बेहतर माना जाता है, चाहे वो पुरुष कर रहा है या हम्म। महिला कर रही है, क्योंकि वो मैस्कुलिन बिल्कुल लेंस। बिल्कुल। इसमें ना यथार्थ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये मैं अपने कॉलेज के दिनों से लेकर आज जब सेशन लेता हूँ तब तक, उसमें एक चीज मुझे बिल्कुल कॉमन दिखी है कि ये वाले बात घर के काम पे एक बहुत ही ऐसे विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि अभी भी समाज में, चाहे हम अर्बन समाज को देख लें या रूरल समाज को देख लें, अभी भी वर्क फोर्स में ज्यादातर लोग जो ब्रेड विनर जैसे काम कर रहे हैं वो पुरुष ही हैं। तो इसको मैं ना एक छोटा सा, जो मेरी समझ है, जिसको मैं एक शब्द बोलता हूँ पेट्रियार्कल कॉन्स्पिरेसी, कि जो भी काम है जिस काम पर अगर पैसे, नाम और ओहदा, ये तीन चीज हम्म। जब नहीं बनती है ना, तो उस तरीके के कामों को मर्द नहीं करते हैं। जैसे एक छोटा सा हम्म। एग्जांपल, घर में खाना बनाना, घर में खाना बनाने का काम मर्दों ने डाल दिया या पितृसत्ता ने डाल दिया औरतों पर, लेकिन रेस्टोरेंट में शेफ आपको मर्द मिलेंगे, क्योंकि हम्म। वहां एक ओहदा है, क्योंकि वहां आर्थिक रूप से कुछ फायदा होना है, ये है। तो मर्द जो घर का काम नहीं करते हैं ना, पितृसत्ता ने पहले इस घर के काम को इकोनॉमिकली जीरो कर दिया, कि इस घर के काम का इकोनॉमिकली कोई मूल्य ही नहीं है, तो उस काम को करने में मर्दों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो तो घर में पैसे लाने का बहुत बड़ा काम तो कर ही रहे हैं बाहर। तो ये मुझे लगता है कि इस घर के काम करने का जो कॉन्स्पिरेसी है ना, षड्यंत्र है ना, वो बेसिक ये है कि जिस दिन से हम महिलाओं के काम को भी काम देखने लग जाएंगे, उनके काम को वैल्यू करना शुरू कर देंगे, इकोनॉमिक वैल्यू डालना शुरू कर देंगे उसमें, उस दिन से वो उस काम की भी वैल्यू बढ़ जाएगी और वो काम भी मर्द करने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि घर के काम करने में शर्म से ज्यादा ना एक हक है कि मैं क्यों करूं, मैं बाहर जाके तो करता ही हूँ काम। पहली बात तो ये मर्दों और औरतों से ऊपर ये एक हाँ। बेसिक लाइफ स्किल्स का काम है। ये हम्म। मर्दों का भी काम नहीं है, औरतों का भी काम नहीं है, तो लाइफ स्किल्स का काम है कि मेरे घर की सफाई, मैं जहाँ रहता हूँ, मतलब लोग अक्सर मुहावरा देते हैं ना कि एक कुत्ता भी कहीं बैठता है तो साफ करके बैठता है। हम्म। तो हम अपने घर की सफाई, अपने बर्तन की सफाई, अपने कपड़ों की सफाई, ये हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ऑल्सो मतलब इसी से एक और चीज समझ में आती है कि जब भी हम बात करें पुरुष उसको इस तरीके से देखते हैं, मैंने महिलाओं को भी, मैं खुद के घर पे भी हम्म। देखूं तो अगर हम्म। मैं कुछ घर का काम करने लग जाता हूँ तो मेरी माँ मुझे रोक देती कि नहीं नहीं मैं कर दूंगी ये वो। थोड़ा सा उस पर बातचीत हम्म। करते हैं, स्पेशली विद द लेंस ऑफ पॉप कल्चर। जैसे हम मीम्स देख रहे हैं आजकल, विज्ञापन हम बचपन से देखते आ बिल्कुल। रहे हैं, टीवी शोज देखते आ रहे हैं, हम्म। उनका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है। तो जहाँ तक कंडीशनिंग की बात है, तो यथार्थ मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जिस जिस तरीके से मर्दों की कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि उन्हें टफ रहना है, उन्हें जो है ब्रेड विनर बनना है, उन्हें जो है वायलेंट रहना है, उनका वायलेंस थोड़ा सा जस्टिफाइड भी है, तो उसी तरीके से सेम तरीके से महिलाओं की भी कंडीशनिंग हुई। मुझे अभी भी कई बार अपने माँ से बात करने से ऐसा अनुभव होता है कि वो बोलती हैं कि मतलब तुम कब तक अपना खाना खुद तक बनाते रहोगे, या फिर कब तक अपने काम को खुद को, मतलब कोई तो चाहिए ना। और वो हमेशा इस तरह से इंडिकेट करती है कि शायद तुम्हारी बीवी या शायद तुम्हारी पार्टनर। और ये कंडीशनिंग जो है वो हमारे आसपास हर जगह से होता है, हर जगह से ये कंडीशनिंग चल रही है। और वो कंडीशनिंग मतलब आज तक हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन आज तक
सर्फ एक्सल या फिर व्हील या फिर जो भी सर्फ है उसके प्रचार में, वीम के प्रचार में आपको महिलाएं दिख जाएंगी। हम्म। सर्फ के प्रचार में महिलाएं दिख जाएंगी। हाँ, साफ करवाने वाला कोई मर्द आएगा कि इससे साफ, हाँ। लेकिन करने वाले काम में हमेशा अभी भी औरतों को ही दिखाया जा रहा है कि मम्मी भूख लगी है, मैगी बना दो। मम्मी भूख लगी है, ओट्स बना दो। तो पापा अभी तक ओट्स नहीं बना रहे हैं हमारे पॉप, हम्म। हमारे एडवर्टीजमेंट्स में भी। तो पॉप पॉपुलर कल्चर हो जाए या हमारे खुद के माँ बाप हो जाएं, संबंधी हो जाएं, तो ये हर जगह से चारों तरफ, जिस तरफ हम देखते हैं ना उस तरफ, प्रिंट हम्म। मीडिया से लेके, एडवर्टीजमेंट से लेके, फिल्म से लेकर के हर जगह हमें यही दिखने को मिलता है। तो हम कैसे कुछ और नया बना पाएंगे? इसलिए जब हम मर्दों के साथ काम करके उनको कुछ रीइमेजिन करने बोलते हैं ना, तो वो रीइमेजिन करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक ढांचे से निकल के ना दूसरे ढांचे में चले जाते हैं कि अच्छा, हाँ। जैसे कबीर सिंह और एनिमल जैसा मर्द तो नहीं बनूंगा, है ना, लेकिन मैं अभी भी शाहरुख खान वाला मर्द बन जाऊंगा जो लड़कियों को कैट कॉल कर सकता है ना, या जो हाँ। फ्लर्ट के नाम पे चार ऐसे स्लीजी लाइंस बीच से निकाल सकता है, या फिर जो उस तरीके की बात कर सकता है कि हाँ मतलब जो थोड़ा सॉफ्ट हो, है ना, लेकिन अभी भी उसमें टॉक्सिक बिहेवियर है, क्योंकि हमारे पास वैसे री इमेजिन्ड स्टोरीज नहीं है, हमारे पास हम्म। इमेजिन्ड रोल मॉडल नहीं है, हमारे पास, हम कोई ऐसा नाटक नहीं देखते हैं, कोई ऐसे फिल्म्स नहीं देखते हैं, कोई ऐसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक तक में, हमारे टेक्स्ट बुक तक में हमें कभी ऐसा नहीं सिखाया जाता है कि जिसमें, जब हम इकोनॉमी की बात करें, काम की बात करें, तो उसमें ऐसे एग्जाम्पल्स हों जिसमें महिला कोई कंपनी की। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और इसमें भी जो मैंने आजकल ट्रेंड देखा है, एक तो सर्फ एक्सेल वाला जो आपने बताया वो भी, वो मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने पहली बार किसी पुरुष को सर्फ एक्सेल के ऐड में देखा था, तो वॉशिंग मशीन आ गई थी कि हाँ अब अगर पुरुष कपड़े धोएंगे तो वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी, हाँ। वैसा था। और जब मैंने महिलाओं को भी देखा, जैसे अक्सर आजकल वुमेन्स डे पे बहुत सारे ऐसे एड्स बनते हैं जिसके अंदर हम्म, महिलाओं को दिखाया जाता है, तो उसमें एक महिला होती है जो उसको मतलब उस एक महिला है जो अपने करियर को लेके फोकस्ड है, और एक हम्म, और महिला है जो एक बच्चे के साथ है। अभी बहुत फेमस ऐड हुआ था, हम्म, और फिर बाद में निकलता है कि वो एक आईपीएस ऑफिसर है। बट उसके अंदर भी जब पीपल वर थिंकिंग कि ये एक सक्सेसफुल इंसान है, तो उसमें भी बाइफरकेशन है कि अगर वो महिला है तो वो बच्चे को पाल रही है, उसके साथ साथ अगर वो हम्म। आईपीएस ऑफिसर है तो वो एक सक्सेसफुल महिला है। लेकिन उस रोल से बाहर निकल के ही नहीं देखते कि उसके अलावा भी वो सिर्फ अपना करियर भी चूज कर सकती है। हाँ, कि मतलब तो प्राइमरी आइडेंटिटी एक माँ, एक बहन हाँ, का जो एक नर्चरर है। बहुत इंटरेस्टिंग। बट अभी आपने जो एक चीज बोली है और जो अक्सर आजकल बहुत ज्यादा देखने को भी मिल रही है, इज हाउ masculinity and also toxic masculinity is being glorified, कि उसको दिखा के बहुत ज्यादा मतलब उसको एक अलग रोशनी में दिखाने का कोशिश करा जा रहा है, चाहे वो कबीर सिंह हो या फिर एनिमल के अंदर जिस तरीके से दिखाया गया है, कि अलग अलग स्पेसेस में भी, अलग अलग जगहों में भी। सो जस्ट वांटेड टू नो यू अंडरस्टैंड कि आपने भी ये कहीं ना कहीं देखा होगा, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ देखा होगा। तो आप क्या करते हैं या आपने क्या देखा है जो काम करता है इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की आइडेंटिटी से निकाल कर मैस्कुलिनिटी को ही एक डिफरेंट लेंस से देखना, उसको ही एक एलाई के तौर पे मैस्कुलिनिटी को देखना, कि कैसे एक पुरुष जो मर्दानगी है वो सिर्फ ऐसा वायलेंस करके नहीं आनी चाहिए ना, वो अलग तरीकों से भी आनी चाहिए। तो अलाई कैसे बन सकते हैं, कैसे वो मर्दानगी का परिभाषा चेंज कर सकते हैं हम। अभी आपने भी कुछ मूवीज के नाम लिए हैं, और सिर्फ मूवीज में ही नहीं, आई थिंक हर जगह मीम से लेकर के, मीम के कल्चर से लेकर के, या अलग अलग तरीके के इन्फ्लुएंसर्स, हर जगह पे एक मैस्कुलिनिटी को एक तरीके से दिखाए जाने की कोशिश है जो पेट्रियार्की को और रीइंफोर्स करती है, और हमें एज प्रोग्रेसिव लोग, जो ऐसे लोग जो प्रगति कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी सोच बदल रही है, उनको और पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। मतलब मैं तो बात करना चाहूंगा, अभी हाल फिलहाल में ही एक बहुत फेमस सीरीज जो बहुत फेमस हुई, एडोलेसेंस, जिसकी चर्चा हम्म। लोग काफी वर्ल्ड वाइड, जिसकी चर्चा से कर रहे हैं, और बहुत लोग इंडिया में, जो मैंने बहुत लोगों से बात किया सेशन में,
तो बोले कि नहीं नहीं, इंडिया के लिए तो ये उतना वैलिड नहीं, इंडिया में ये उतना कारगर नहीं है, इंडिया में इतना कहाँ बच्चे फोन चलाते हैं। हम्म। मेरा बस उनसे एक ही सवाल था कि क्या जो बच्चे फोन चलाते हैं, है ना, हो सकता है कि वर्ल्ड के लिए या फिर इंटरनेशनली किसी के लिए, से एंड्रयू टेट या ट्रिशन टेट ऐसे रोल मॉडल्स हो रहे हैं लड़कों के लिए, जो उनको एक तरीके से हिंसात्मक, बहुत वायलेंट मर्दों में परिभाषित कर रहे हैं, और वही कह रहे हैं कि वही फॉलो करें। लेकिन हमारे अपने देश में भी ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं हैं क्या? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मैं तो अक्सर ऐसा देखता हूँ कि अक्सर लोग इस तरीके के एटीट्यूड को, बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं मर्दों की, जो ज्यादा एग्रेसिव है, जो ज्यादा एग्रेसिव है, वो चाहे मूवी में निकल के आए, वो चाहे फिल्मी हीरो हो कोई जो बहुत एक्शन करके दिखा रहा हो, बहुत मारपीट कर रहा हो, या उस तरीके से है, और वो उसमें भी उस तरीके से भी दिखा सकता है, या कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर जो बहुत गाली देता हो, जो सबको चुप करा देता हो, जो सबको रोस्ट कर देता हो, उसमें भी है। तो आप हर तरीके से देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग तरीके की हिंसा है, किसी में फिजिकल वायलेंस है, किसी में वर्बल वायलेंस है, लेकिन इंस्पायर्ड एक ही तरीके से हो रहे हैं, और इंस्पायर्ड एक ही तरीके से हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी फीड किया जा रहा है कि आपको ये बने रहना होगा, क्योंकि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, अगर मैस्कुलिनिटी है तो वो टॉक्सिक ही होगी, है ना। इसका जो दूसरा भाग है, जिससे मुझे थोड़ी सी तकलीफ उससे भी है, कि दूसरे भाग को लोग सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी या टेंडर मैस्कुलिनिटी कहते हैं। मुझे लगता है कि सॉफ्ट और टेंडर मैस्कुलिनिटी भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है, वो बेयर मिनिमम है, वो बेसिक है। अगर कोई मर्द हिंसात्मक नहीं है, अगर कोई मर्द इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाता है, तो वो कोई बहुत अलग से इंसान नहीं हो गया, वो भी बहुत आम इंसान ही है, जो आम काम ही कर रहा है, वो बेसिक बेयर मिनिमम ह्यूमन बिहेवियर शो कर रहा है, जो उसे करना चाहिए। तो मुझे इसमें लगता है कि इसमें लोगों का इतना बड़ा डिवाइड कर देना, एक समझ में या दूसरे समझ में, जैसे आजकल बहुत सारी चीजें चल गई हैं कि मैनोस्फेयर जैसे शब्द, कि हम्म। मर्दों को अपने अंदर ही एक अनुभूति होनी चाहिए कि ये जो औरत है, या औरत से रिलेटेड जो ये उनके राइट के मुद्दों की बात है, फेमिनिज्म जो है, ये उनको दबाने के लिए आया है। मर्दों हम्म। को अगर इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो उनको दबने की बात की जा रही है, क्योंकि उनके जो रियल मर्दानगी है उससे ये बहुत अलग है। थैंक यू दीपक। आई थिंक दिस, हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, हमने कई सारे मुद्दों पर बात करी है। आज की बातचीत से तो समझने को मिला कि जेंडर क्या है, घर के काम के ऊपर बातचीत करी, मर्दानगी की जैसे मुद्दे पर चर्चा की, और ये भी समझ में आया कि इससे विषय बातचीत का नहीं है, ये हमारे जीवन को किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रोजमर्रा के जीवन में, समाज को थोड़े गहराई से जानने का मौका मिला है। पर शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, एंड फॉर बीइंग एन एक्सपर्ट एंड जस्ट शेयरिंग अबाउट योर लाइफ एक्सपीरियंस, योर नॉलेज। तो इसी के साथ हम ये एपिसोड यहाँ पे क्लोज करेंगे। और जिनको भी ये एपिसोड पसंद आया है, आप प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और हमारे मुद्दे से जुड़िए, हमारे हैशटैग काम की बात से जुड़िए, और हम फिर मिलेंगे हैशटैग काम की बात पे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, जोहार।